Hello students, welcome to another session of a chapter that is cause of disease। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें देखा कि पैथोजेंस क्या होते हैं, बायोलॉजिकल पैथोजेंस कौन कौन सा होते हैं, कितने टाइप्स का होते हैं, और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ और डिजीज़ के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। हम लोग ये भी डिस्कस कर लिए कि बैक्टीरिया कितने तरीके का होते हैं, और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉज डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब कि अब कितने तरीके का बैक्टीरिया या कौन कौन सा बैक्टीरिया कौन कौन सा डिजीज़ क्रिएट करता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ होता है दैट इज़ सच एज ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज़ टीबी, cholera, tetanus, etc. And the venereal disease is what? Syphilis and gonorrhea, that is also known as STD, sexual transmitted disease. It is also caused by bacteria. तो इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है बैक्टीरिया का, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स और क्योर के लिए क्या क्या हम लोग सावधानी बरत सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है द फर्स्ट डिजीज इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ये लगभग इट अफेक्ट्स एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मेनली इट इफेक्ट्स बोन्स, ब्रेन्स, लंग्स, बट इन दिस द लंग इज मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलोसिस. So lung tuberculosis is most common in this tuberculosis disease. So how can it be spread? This very common, this is lung disease, and lung is responsible for respiration. Okay, and respiration means air. Okay, so when the infected person or the diseased person जब वो बोलते हैं, जब स्पीक करते हैं, तब क्या होता है कि उनके माउथ से ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं. लॉट्स ऑफ ड्रॉपलेट कम्स आउट थ्रू माउथ during sneezing, during spitting and during speaking also. तो क्या बोल रहे हैं कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हुआ, कि मोड ऑफ इन्फेक्शन हुआ ड्रॉपलेट. ठीक, ड्रॉपलेट. तो ये जो ड्रॉपलेट अब क्या हुआ कि जैसे कहने का मतलब कि ये एक कोई पर्सन है और इन्होंने कुछ छींका या स्नीजिंग किया, तो क्या हुआ कि माइक्रो इन्वायरमेंट एक क्रिएट हो गया. ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, और उस माइक्रो इन्वायरमेंट में ये जो ड्रॉपलेट बाहर निकले हैं, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया दैट विल कॉज द ट्यूबरकुलोसिस. ओके, सो if someone comes in contact with this micro environment and he inhale this air, and through air the bacteria gets entered into the healthy person and he may also get infected from that disease. Okay, got my point? तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है या मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें लो ग्रेड का फीवर होता है जो पूरे दिन भर रहता है, और ये 2 से 3 दिन 4 दिन तक भी कंटिन्यू रहता है. ठीक है, इसका अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं तो प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि सबसे पहले तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसको विदिन 2 days that get vaccinated by BCG वैक्सीन.
अब ये BCG क्या है? तो BCG एक वैक्सीन है दैट कंटेन्स बैसिलस कलमैटी ग्यूरिन। क्या है? बैसिलस कलमैटी ग्यूरिन वैक्सीन है, जो कि बच्चों को इंजेक्ट कर दिया जाता है, सो इट में not get infected through the tuberculosis in the future. But in the future, if such type of disease is caused in the human beings, so for that various drugs like streptomycin is given to the patient. ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, ये ट्यूबरकुलोसिस पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये कौन से टाइप का बैक्टीरिया से होता है। दिस इज रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया से होता है, और नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, रॉड शेप बैक्टीरिया, हाँ यस, रॉड शेप बैक्टीरिया, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पेन इन द चेस्ट, दिस इज अ रिस्पिरेटरी डिजीज। सो जब वो खांसते हैं, जब वो स्नीजिंग करते हैं, तो उसमें पेन भी चेस्ट में होना शुरू हो जाएगा, और कफिंग के टाइम में, और आपका बॉडी वेट ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू कर जाएगा, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए क्या है कि रेस्ट करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और गुड एंड हेल्दी कंडीशन में रहिए, गुड हाइजीनिक रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि टीबी इज स्पेशली प्रिवेलेंट एमंग अंडर नरिश्ड पीपल और द पीपल लिविंग इन अनहाइजीनिक कंडीशन। तो मतलब आज का लगभग ट्यूबरकुलोसिस ना के बराबर होता है, और वो उन लोगों को होता है कि जो कि प्रॉपरली फूड नहीं इंटेक करते हैं, ठीक, और या तो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। द सेकेंड डिजीज इज कॉलरा। द सेकेंड डिजीज इज कॉलरा। कॉलरा, ठीक। और कॉलरा किसकी वजह से होता है? तो कॉलरा इज, अच्छा, कॉलरा को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं, हैजा, ठीक है। और इट इज, जैसे यहाँ पर देखिए शेप, देखिए क्या है, कौन शेप है? विब्रियो शेप है, और विब्रियो शेप मतलब कि ये कॉमा शेप है, विब्रियो बैक्टीरिया है, और किसकी वजह से होता है? तो विब्रियो कॉलरी की वजह से होता है बैक्टीरिया। कौन सा है? विब्रियो कॉलरी है, ठीक। अब ये जो कॉलरा है, बेसिकली इसका अगर हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो ये नॉर्मली वाटर बॉर्न डिजीज़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। मतलब कि ये कंटामिनेटेड पानी से होगा, वाटर से होगा, कंटामिनेटेड वाटर अगर ले लिए, कंटामिनेटेड फूड ले लिए, कंटामिनेटेड ड्रिंक ले लिए, तब उससे ये हम लोग को अफेक्ट कर जाएगा। और इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है कि एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें लॉट्स ऑफ वाटर गेट रिलीज्ड फ्रॉम योर बॉडी। मतलब कि आपका बॉडी जो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। कैसे? तो आपको वॉमिटिंग होगा, आपको स्टूल, वाटरी स्टूल होगा, जिसके कारण आपको बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगा। और डिहाइड्रेट कर जाएगा तब उसके साथ साथ, क्योंकि पानी के साथ साथ वाटर जब आपका निकल रहा है, तो उससे मिनरल्स भी लॉस हो जाएगा, और समटाइम्स इट मे गेट फैटल ऑल्सो इफ नॉट ट्रीटेड विद इन द टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सडन ऑनसेट ऑफ प्रोफ्यूज एफर्टलेस राइस वाटर लाइक स्टूल। मतलब बिल्कुल पानी की तरह स्टूल होना शुरू हो जाएगा। वोमिटिंग एंड रैपिड डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ मिनरल्स एंड मसल्स क्रैम्प, इट मे टर्न फैटल इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। और इसका एक ही उपाय है कि जैसे ही कॉलरा हो या बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू कर जाए,
तो बॉडी को रिहाइड्रेट करना शुरू करिए। रिहाइड्रेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए ORS का सॉल्यूशन लीजिए, और अगर ORS का सॉल्यूशन घर पर नहीं है तो तुरंत क्या करिए कि नमक चीनी पानी का घोल लीजिए। नमक चीनी पानी करने का मतलब कि 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 2-4 चम्मच चीनी डालिए और 1 चुटकी भर नमक डालिए। दैट विल रीबैलेंस योर ऑस्मोटिक प्रेशर इन योर बॉडी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपको जो मिनरल्स वगैरह लॉस हो रहे थे, मसल्स क्रैम्प हो रहे थे, वो सब रुकना बंद हो जाएगा। एंड इन दैट केस आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, विजिट योर डॉक्टर। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है कि द फ्लूइड्स नीड टू बी रीस्टोर्ड बाय गिविंग ORS। और जब ORS नहीं है तो ORS में वाटर, ORS इन वाटर विथ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। ठीक, अच्छा, सॉल्ट लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि salt contains NaCl and sodium is also very much essential for the neuron या nerve impulses, and chlorine is also for the transport system. So NaCl is very much important. Okay. अच्छा, वैक्सीन इज इफेक्टिव फॉर 6 मंथ ओनली। जब आपको वैक्सीन दिया जाता है कॉलरा का तब वो 6 महीने तक कारगर होता है। उसके बाद वो चांसेस हो सकता है कि फिर से आपको, अगर मान ली कि कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड ड्रिंक लेते हैं, तब उससे आपको कॉलरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक, एंड द थर्ड टाइप ऑफ डिजीज इज टेटनस। टेटनस, टेटनस क्या है? तो टेटनस को हम लोग कॉमनली बोलते हैं जॉ लॉक या लॉक जॉ। इसमें क्या होता है कि जो मुंह होता है ये पूरा बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है, खुलता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉक जॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका जो ये किसके कारण हो रहा है? तो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। और बैक्टीरिया के कारण जो हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण जो हो रहा है, वो बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो वो बैक्टीरिया सॉइल्स में प्रेजेंट रहते हैं, डस्ट एंड सॉइल्स में। ठीक है, और ये बैक्टीरिया जब आपके बेयर फुट आप अगर जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, डस्ट में जा रहे हैं, तब उससे आपको आ जाएगा एंड यू में गेट इन्फेक्टेड विद टेटनस। और बोला जाता है कि जब खास करके रस्टेड आयरन से कट जाता है तो बिल्कुल आपको एंटी टेटनस इंजेक्शन लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं ATS बोलते हैं। ठीक है, तो ये ATS, अब ये जो बैक्टीरिया ATS, तो ये सिर्फ बोला जाता है कि रस्टेड आयरन से, लेकिन पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रस्टेड आयरन से ही आपको टेटनस हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है शीशे के कटने से, हो सकता है कि आपके कभी कभार पेपर पलट रहे होते हैं तब भी आपको टेटनस हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टेटनस सिर्फ रस्टेड आयरन से होगा। इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू ग्लास, इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू पेपर्स। मतलब कि जहाँ पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे और उससे अगर आपको कट जाता है, सो दैट यू कैन गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम द टेटनस। और ये बैक्टीरिया का इतना रेजिस्टेंट होता है कि इसको अगर नॉर्मली बॉयल भी करते हैं तब वो मरता नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव इज अ मशीन दैट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया ऑन द हाई टेम्परेचर विथ हाई प्रेशर। वो प्रेशर भी इसमें दिया जाता है और टेम्परेचर भी दिया जाता है कि ताकि बैक्टीरिया सब मर जाए। तो अब ये बैक्टीरिया जो है किस तरीके से, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वो कैसे इंटर करेगा? तो जैसे कि बतला है कि ये जब आप बेयर फुट डस्ट में जाएंगे, बेयर फुट सॉइल के कॉन्टैक्ट्स में आएंगे, बेयर फुट आप रस्टेड आयरन्स या पेपर्स के थ्रू अगर ये कॉन्टैक्ट्स में आएंगे तो उसके थ्रू वो इंटर करेगा। तो बॉडी, ये लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया एंटर्स द बॉडी
through wounds and injuries by accident. तो जब आपका इंजरीज होता है, कटता छटता है, तब वो बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में अगर डस्ट के थ्रू या रस्टेड आयरन के थ्रू आ गए तो माना जाता है कि रस्टेड आयरन के पास जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम लोग को इंजेक्शन लेना चाहिए। ओके, दे में ऑल्सो इंटर द बॉडी बाय यूज ऑफ इम्प्रॉपरली स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन या ड्यूरिंग वुंड क्लीनिंग के लिए जाते हैं हम लोग हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ अगर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो अगर बढ़िया से स्टेरलाइज नहीं हुआ, स्टेरलाइज वहाँ पर हॉस्पिटल्स वाला में ये जो स्टेरलाइजेशन टेक्निक है वो हम लोग ऑटोक्लेविंग के थ्रू करते हैं, ऑटोक्लेव के थ्रू करते हैं। ठीक है, वहाँ पर ऑटोक्लेविंग ही करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको 100% जो है, इसमें क्या होता है, वेपर हम लोग वाटर का बॉयल करते हैं और वेपर जाता है, वेपर जाता है तो वो सभी जगह तक पहुंच सकता है। तो वेपर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब इसको हीट करते हैं, लगभग 20 मिनट के लिए हीट करते हैं, तब जाकर वो पूरी तरीके से स्टेरलाइज हो जाता है इंस्ट्रूमेंट। तो वो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर इम्प्रॉपरली स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहा तो उससे भी आपको बॉडी में इंटर कर सकता है बैक्टीरिया। ठीक है, और इसके कारण बोला जाता है कि हाई रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इज कॉज्ड ड्यू टू टेटनस। और इसमें होता क्या है, इसमें पेनफुल मस्कुलर स्पैज्म होता है, और मस्कुलर तो ऐसे स्पैज्म होता है कि इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये आपको एक धनुष के आकार, एक बो की तरह हो जाता है। मतलब इधर अगर गर्दन है तो इस तरीके से पूरा बॉडी अकड़ जाता है। ठीक है, और ये इवन इतना फैटल होता है कि इट कैन ब्रेक योर बोन्स टू, ब्रेक बोन्स, या यहाँ पर गर्दन के पास अगर चौक कर गया तो आप सफोकेशन से भी मर जाएंगे, इतना इसमें पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये वही बात बोल रहे हैं, इसमें पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म होता है, स्पेशली ऑफ नेक एंड जॉ, स्टिफनेस ऑफ नेक कैन रिजिड जॉ मसल्स, लॉक जॉ कंडीशन व्हेन द पेशेंट कैन नॉट ओपन माउथ। और उस कंडीशन में जब ये गर्दन यहाँ पर से ब्लॉक हो जाएगा या फिर जो जॉ है वो ब्लॉक हो जाएगा तो वो रिस्पायरेशन में भी प्रॉब्लम होगा और उसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इतना पावरफुल रहता है जिसके कारण कभी कभार पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बचाव का तरीका क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, तो वह है ATS। और ATS विद इन 24 आवर में दिया जाता है। ATS मीन्स एंटी टेटनस सीरम होता है, उसका इंजेक्शन विद इन 24 आवर्स में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ATS injection is given within 24 hours of injury if they hurt by rusted irons। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि this is not only through the rusted iron but it also get infected from the glasses, papers and some other things, so that you cannot know about the bacteria where it is present. So it is better or it is good practice to take ATS injection after getting cut or injury from these objects। ओके, और ये एक ATS इंजेक्शन इट विल प्रिवेंट यू फॉर 6 मंथ, ये 6 महीने तक कारगर रहता है। उसके बाद भी अगर कट जाता है तो फिर से आपको एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। ओके, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ के तरफ। एंड द नेक्स्ट डिजीज़ इज सिफिलिस। एंड द सिफिलिस इज venereal disease। venereal disease means it is sexually transmitted disease, STD जिसको बोलते हैं। और venereal disease, syphilis is venereal disease infect urogenital, this is sexually transmitted disease, then it may infect your urogenital tract, even oral cavity, और फिर
धीरे धीरे वो अदर बॉडी पार्ट्स को भी इन्फेक्ट करता है। तो अगर इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इट इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किसके, जब इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू ये आपको इन्फेक्ट कर जाएगा। अगर इन केस ऑफ कोई वुमेन सिफिलिस से इन्फेक्टेड है तो हर चाइल्ड में ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। नाउ न्यू बॉर्न बेबीज गेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर्स। और सिफिलिस की तरह गोनोरिया भी आपको क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और इन लोग को जांचने के लिए क्या है कि ब्लड सैंपल लीजिए एंड यू कैन check whether these bacteria are present in your blood or not. If present, then it confirms that the syphilis or gonorrhea is present in your body. Okay. अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इसका सिम्टम्स है, तो इसका सोर्स एंड लेसन्स इन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, मतलब कि इसमें आपको बहुत सारा पेन होगा, दर्द होगा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में और ओरल कैविटी में। अब इसके लिए चूँकि ये स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है, तो स्किन से रिलेटेड डिजीज़ में सबसे बेस्ट मेडिसिन, जो भी मेडिसिन रहता है उसमें सल्फर कंटेंट्स रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, दैट इज़ सल्फर ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स कंट्रोल द इन्फेक्शन। सल्फर ड्रग्स का मतलब क्या हुआ कि दैट कंटेन्स सल्फर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सल्फर कंटेंट करके रखेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि दिस ड्रग्स विल कंटेन्स द सल्फर ड्रग्स। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग डिजीज के तरफ चलते हैं, दैट इज डिप्थीरिया डिजीज। डिप्थीरिया इज ए रिस्पिरेटरी डिजीज और ये लगभग 1 से 5 साल के बच्चों को होता है। ठीक, इसका अगर यहाँ पर जैसे ही रिस्पिरेटरी टर्म यूज़ किए, मतलब कि ये कैसे स्प्रेड होगा, तो जब खांसेगा छींकेगा तो माउथ से एयर ड्रॉपलेट आएगा, तो मतलब कि इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, थ्रू एयर ड्रॉपलेट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या क्या रहेगा, तो नॉर्मली इसमें फीवर होगा, गले में खराश रहेगी, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो सेमी सॉलिड ओजेस, मतलब कि जिसको कफ बोलते हैं या स्पिट बोलते हैं, बलगम जिसको बोलते हैं, वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा, तो जब बलगम बाहर निकलेगा तब क्या होगा कि आपको क्योंकि ये सॉलिड होना, सेमी सॉलिड होना शुरू हो रहा है, तो वो आपको गले को चौक भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देख लिए, अब इसका प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं, तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स इसको दिया जाता है, और वो भी विदिन 24 आवर्स। जब ये सिम्टम्स दिखता है तो विदिन 24 आवर्स एंटीटॉक्सिन, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन ये तो मुश्किल हो जाता है अगर 24 आवर के बाद दिए तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये लक्षण या ये सिम्टम्स डिप्थीरिया का ही है। लोग भूल जाते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं, तब क्या करना पड़ेगा, तब हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जब 6 वीक के हो रहे होते हैं तभी उन बच्चों को दिया जाता है DPT का वैक्सीन दिया जाता है। DPT, ये 3 वैक्सीन एक साथ कंबाइन करके दिया जाता है। D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं हुपिंग कफ भी बोलते हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे, हुपिंग कफ, खांस के जो बलगम वगैरह बाहर निकालते हैं उसको हुपिंग कफ बोलते हैं। और T फॉर टेटनस,
ठीक है। T फॉर टेटनस। तो हम लोग 3 डिजीज़ के लिए एक ही इंजेक्शन देते हैं, जिसको हम लोग बच्चों को, ये लगभग 6 वीक के जो बच्चा होता है उसको दे दिया जाता है DPT। तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को लोग को दे दिया जाता है जिससे वो प्रिवेंट रह सकें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया है? इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, पूछिए। द नेक्स्ट डिजीज इज हुपिंग कफ और पर्ट्यूसिस। देखिए लेकिन आ गया हुपिंग कफ और पर्ट्यूसिस। ये भी बच्चों में होता है और ये भी रिस्पायरेटरी डिजीज होता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को अगर अफेक्ट कर रहा है तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। तो ड्रॉपलेट होगा कैसे? तो जब वो स्नीजिंग करेगा, किसिंग करेगा या फिर कफिंग करेगा तो उसके थ्रू वो ड्रॉपलेट बाहर आएंगे एंड द ड्रॉपलेट कंटेन्स लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया एंड दैट बैक्टीरिया गेट इन्फेक्ट द अदर पर्सन्स टू। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या है? इसमें स्टार्टिंग होगा माइल्ड फीवर से स्टार्टिंग होगा और बाद में फिर ये जो गले में खराश होना शुरू कर जाएगा, इरिटेटिंग कफ होगा। इसके अलावा फिर वॉइस बिकम हार्श, जो आवाज़ है वो बैठा बैठा नज़र आना शुरू करेगा और जब सांस लेंगे तो एक लाउड साउंड निकलेगा और इसको हम लोग बोलते हैं हुप। ठीक, कांस्टेंट कफ एंड लीव द चाइल्ड ब्रेथलेस, मतलब कि इसमें लगातार खांसी होगा, कफ निकलेगा और जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करेगा, लगेगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और इसके कारण टायर्ड भी हो जाएगा। और जो खांसते हैं, जब कफिंग करेंगे, जब स्नीजिंग करेंगे, तब क्या होते हैं कि वो उसका फेस रेड हो जाएगा, क्योंकि बार बार कफिंग करेंगे तो क्या होगा, उसका फेस, उसका ज़्यादा प्रेशर पड़ने से क्या होगा, उसका फेस रेड हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए क्या बोले कि इसके लिए हम लोग DPT का इंजेक्शन लेते हैं विदिन द 6 वीक ऑफ वीक्स वर्थ। मतलब बच्चा जन्म लिया तो उसके 6 वीक के अंदर में उसको DPT का इंजेक्शन लेता है। DPT स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। तो हम लोग डिप्थीरिया में भी देख लिए, पर्ट्यूसिस दैट इज हुपिंग कफ, इसमें भी देख लिए, और टेटनस में भी देखेंगे कि हम लोग DPT का इंजेक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ डायरियल डिजीज़। और डायरियल, जैसे हम लोग बात किए थे कॉलरा में, तो ठीक उसी तरीके से डायरिया में भी इसमें लॉस ऑफ वाटर होगा। तो ये जो डायरिया डिजीज़ है ये क्या करता है, ये कहाँ से आएगा? तो ये आपको आएगा कंटामिनेटेड फूड वाटर से। तो ये आपको इन्फेक्ट क्या करेगा? तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा। और ये इन्फेक्शन कैसे होता है? फूड पॉइजनिंग, कंटामिनेटेड फूड वाटर ड्रिंक लिए तो। एंड इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फिंगर्स, क्लोथ्स, बेड और यूटेंसिल्स वगैरह। जिसको अगर डायरिया पेशेंट है उसके कॉन्टैक्ट में अगर आते हैं, उसका क्लोथ्स वगैरह से उसके यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, उसके थ्रू वो आपको इन्फेक्ट कर जाएगा। और इसके सिम्टम्स क्या है? तो माइल्ड डायरिया मतलब स्टूल होना, लूज स्टूल होना, इफ़ इट इज़ इन्फेक्टेड बाई ई कोलाई। ये 2-3 बैक्टीरिया है जो आपको डायरिया क्रिएट करता है। तो अगर ई कोलाई है तो आपको स्टूल के थ्रू वाटर लॉस होगा। ठीक, अगर सिगेला के थ्रू हो रहा है तो एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में भी मरोड़ आना शुरू कर जाएगा। तो उसमें भी स्टूल तो होगा और स्टूल में ब्लड भी कंटेन होना शुरू कर जाएगा, म्यूकस भी आना शुरू कर जाएगा। तो समझ जाइए कि वो जो डायरिया है वो सिगेला के थ्रू, ये भी बैक्टीरिया है, सिगेला के थ्रू हो रहा है। और इसमें क्या होगा कि जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो बॉडी डिहाइड्रेट करेगा और आपको वीकनेस महसूस करेगा, क्योंकि वाटर लॉस हुआ। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, इसके साथ साथ आपको मिनरल्स वगैरह भी लॉस होगा और उसके कारण मसल्स क्रैम्प होना, वीकनेस का लगना, ये सब कॉमन सिम्टम्स रहता है। और इसको प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए क्या करना है? जैसे ही वाटर लॉस हो रहा है तो उसको ORS का सॉल्यूशन दीजिए, ORS दीजिए, ओरल सस्पेंशन रिहाइड्रेशन इसको बोलते हैं।
तो ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन है, इसको हम लोग को देना चाहिए, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग उसको रोक सकते हैं। और अगर ORS नहीं तो फिर नमक चीनी घोल का पानी दीजिए, ठीक। मीन्स वाटर कंटेंट्स शुगर एंड ए पिंच ऑफ सॉल्ट दैट विल रिहाइड्रेट योर बॉडी। और इसके साथ साथ जितना भी लिक्विड डाइट होता है वो भी आप एडिक्वेट अमाउंट में इनको दीजिए कि ताकि वाटर लॉस हो वो रोका जा सके, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ के तरफ मूव करते हैं। ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट डिजीज़ के मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेप्रोसी। और लेप्रोसी को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग कोढ़ का भी रोग बोलते हैं। और ये बहुत ही कोरियोनिक डिजीज़ होता है। कोरियोनिक डिजीज़ कहने का मतलब ये छुआछूत की बीमारी है, जैसे आजकल कोरोना हो गया है। छुआछूत मतलब जिसको लेप्रोसी हो गया है उसको अगर हम लोग छू भी दिए तब वो आपको इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोलता है कि लेप्रोसी इज ए कोरियोनिक इन्फेक्शन ऑफ स्किन अंडरलाइंग टिश्यूज एंड नर्व। और इसमें क्या होता है, इसमें उंगलियां वगैरह है, ये सब डिजिट्स है, ये सब धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू कर जाएगा। तो पुराने अगर समाज की बात करते हैं तो उसमें देखे हुए हैं कि जिसको लेप्रोसी होता है, उसको कोढ़ होता है, उसको सोसाइटी से बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है कि ताकि वो किसी और को इन्फेक्ट ना करे। लेकिन ये सब क्यूरेबल है, तो इसलिए ये सब मिथ में ना रहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे फैलेगा, तो इट इज़ कॉन्टेजियस टू द ड्रेडेड डिजीज स्प्रेड थ्रू लॉन्ग एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। क्या बोले, इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएंगे तब वो आपको इन्फेक्ट कर देंगे। और इसका अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस अभी कॉन्टैक्ट में आए और कल और परसों में आपको लेप्रोसी हो जाएगा। इट कैन रिमेन्स इन योर बॉडी अप टू 5 years। और इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कि वो आपके बॉडी में तो इंटर किया लेकिन वो तुरंत अपना इमीडिएट एक्शन नहीं देगा, वो परसिस्ट करना शुरू कर जाएगा, वो आपके बॉडी में रहना शुरू कर जाएगा। और हो सकता है वो 5 साल बाद जाकर क्या करे, आपको सिम्टम्स शो करे। तो इन जो टाइम के बीच में जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है, इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और इसका सिम्टम्स क्या है, तो इसमें अल्सर का होना, इसमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होना, इसमें जो फिंगर्स है वो डीजनरेट होना, और टोज वगैरह डीजनरेट होना। और जो भी जहाँ पर भी, जैसे मान ली कि अगर हाथ के कॉन्टैक्ट में आया तो आपको सेंसलेस होना शुरू हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है कि जब जिस बॉडी में आपको कॉन्टैक्ट्स आया है उसमें वो सेंसलेस होना शुरू कर जाएगा। तो ये सब उसका सिम्टम्स है। क्या क्या बताए कि फॉर्मेशन ऑफ अल्सर, नोड्यूल्स, स्केल्स, डिफॉर्माइट्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज, इन्फेक्टेड पार्ट्स बिकम सेंसलेस, कोरियोनिक इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड अदर नर्व। और इससे बचने का क्या तरीका है, तो आप ड्रग यूज़ करिए। काफ़ी लंबा समय तक ड्रग यूज़ करना पड़ता है जो डॉक्टर के सलाह से दिया जाता है, और वो ड्रग का नाम है डैप्सोन दिया जाता है। और अदर ड्रग्स भी वो डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो वो देना शुरू कर जाएगा। और इससे बच्चों को दूर रखिए। द चिल्ड्रन आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन अर्ली इन लाइफ एंड ऑल्सो ग्रोस नॉर्मल विथ हेल्दी इंडिविजुअल्स, ठीक है। रिहेबिलिटेशन ऑफ क्योर पेशेंट एंड सोशल स्टिग्मा टू बी रिमूव्ड बाय एजुकेशन। सोशल स्टिग्मा में क्या होता है कि जिसको कोढ़ हो गया उसके घर से बाहर निकाल दो, वो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा। लेकिन तो वो सबको भी दूर करना, कैसे दूर करेंगे, तो शिक्षित करके, लिटरेसी रेट को बढ़ाकर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू WHO 10 मिलियन पीपल्स अफेक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और उसका जो लार्जर नंबर एरिया है वो डेवलपिंग नेशन में, जैसे आपका एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सब डेवलपिंग नेशन में ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक। अब जो लास्ट डिजीज़ है दैट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ऐसे तो ढेर सारा डिजीज़ है लेकिन यहाँ हम लोग को जो पढ़ना है दैट इज़ गोनोरिया। हम लोग लास्ट इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़ में। तो गोनोरिया इज़ ऑल्सो वेनरल डिजीज़ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़।
इट इन्फेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ये जो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब ये मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे करेगा, तो नॉर्मली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के कारण ही ये स्प्रेड होगा। इसमें होगा क्या, सिम्टम्स क्या क्या आएगा, तो इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये इन्फेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन को कर रहा है तो उसमें स्वेलिंग हो जाना यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन में। इसके अलावा अब ये और क्या काम करेगा, तो जब ये धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाना शुरू कर जाएगा तो जॉइंट्स के पेन भी जॉइंट्स पेन स्टार्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस भी कॉज कर सकता है। गोनोरिया होने के कारण फीमेल बॉडी में ये स्टेरिलिटी, बांझपन जिसको बोलते हैं, वो भी शुरू हो सकता है, कर दे सकता है, ठीक है। चिल्ड्रंस ऑफ अफेक्टेड मदर ऑल्सो सफ़र आई इन्फेक्शन। अगर जो मदर हैं उनका अगर कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे को आई इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके लिए क्योंकि ये क्या है, स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है, तो इसका जो मेडिसिन है प्रिवेंटिव मेजर से सल्फर ड्रग्स रहेगा और एंटीबायोटिक्स दैट क्योर द इन्फेक्शन, ठीक है। तो ऑल दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया को रोकने का कुछ उपाय भी है। तो यस, उपाय है, हम लोग इसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, तो हम लोग बड़े बुजुर्ग बोल चुके हैं कि गर्मा गर्म खाना चाहिए, यस, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे और कर सकते हैं, तो अभी देखिए कोरोना फैला हुआ, तो कोरोना में क्या बोलते हैं कि आप अपने हाथों को बार बार धुलते रहिए, आप अपने हाथों पर क्या उसको बोलते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, ठीक। तो वो सब करने से क्या होता है, सैनिटाइज़र वगैरह क्या है, तो आपको सरफेस को स्टेरलाइज कर देगा। मतलब स्टेरलाइज मतलब कि दैट सरफेस विल फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो स्टेरलाइजेशन बाय हीट। अब जैसे ही हीट देंगे तो हीट कितना देंगे, नॉर्मल बैक्टीरिया मान लीजिए कि 60 से लेकर 100 डिग्री तक बॉयल करते हैं, पानी मर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो मोर देन 100 डिग्री जो रहते हैं, तब तो वो सर्वाइव करेंगे। तो इन दैट केस जो हम लोग हीट करेंगे वो लगभग 100 से 125 डिग्री तक अगर जब हीट करते हैं तो ये बैक्टीरिया का जो स्पोर्स होता है वो हम लोग डिग्रेड कर सकते हैं। और इसमें भी ये जो हीटिंग टेम्परेचर 100 से 125 तक का है, वो भी 20 से 30 मिनट तक बॉईल करना चाहिए या हीट करना चाहिए। देखिए दिया हुआ 20 से 30 मिनट तक हीट करते हैं तब वो मर जाएगा। उसी में हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स में हम लोग देखते हैं ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में क्या बतला है कि नॉर्मली जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है उसको हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव इज ए मशीन दैट यूज द वाटर स्टीम टू किल द माइक्रोब्स और द बैक्टीरिया। और इसमें हम लोग हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर हम लोग इसको हीट करते हैं, जिसके कारण अब वेपर फॉर्म में जैसे ही बाहर आता है स्टेम फॉर्म में, तो वो सभी जगह एक एक जगह पर पेनेट्रेट कर करके पूरे वायरस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या लैब में जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको ऑटोक्लेविंग करते हैं, ठीक है। अनदर टेक्निक इज़ टू कंट्रोल द बैक्टीरिया इज़ पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन हम लोग मिल्क में करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें लगभग 70 डिग्री तक पहले उसको बॉईल करते हैं, लगभग 30 मिनट तक इसको बॉईल किए और उसके बाद अचानक से इसको चिल डाउन कर दिए। तो जिससे क्या हुआ कि पहले बैक्टीरिया जब 70 डिग्री पर हीट कर रहे हैं 30 मिनट तक तो वो मर रहा होगा, और अचानक से अगर उसको 0 डिग्री फ्रीज कर दिए, मतलब कि एकदम चिलिंग टेम्परेचर दे दिए, लो टेम्परेचर दे दिए, तो जो बैक्टीरिया मरने के कगार पर या जो अभी बच रहा होगा, अचानक ठंडा पड़ने से वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसके कारण वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये टेक्निक लुइस पास्चर ने दिया था और इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी हम लोग पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क या मिल्क के पैकेट पर देखेंगे कि लिखा हुआ होगा पास्चराइज्ड मिल्क लिखा होगा, तो वो पास्चराइजेशन टेक्निक से स्टेरलाइज किया हो रहता है, ओके। उसके बाद हाई टेम्परेचर एंड कुकिंग। कुकिंग के दौरान भी हम लोग देखते हैं कि हाई टेम्परेचर पर खाना बनाते हैं। कुकर में देखिए उतना, जो कुकर देख रहे हैं
वही समझिए एक ऑटोक्लेव मशीन है, ठीक है। तो कुकर में क्या होता है कि बॉइलिंग ज़्यादा होता है, प्रेशर अंदर बना हुआ रहता है, तो उसके कारण सारा बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाएगा। पानी को अगर हम लोग बॉईल करते हैं तो 100 डिग्री पर अगर बॉईल कर रहे हैं तो वो 15 से 20 मिनट तक बॉईल करना चाहिए कि ताकि सारा डिस्ट्रॉय हो जाए। और इसीलिए हम लोग बोला जाता है कि गर्मा गर्म खा लीजिए, और नहीं तो फ्रिज में अगर रेफ्रिजरेट करते हैं तो फ्रिज से निकाल के तुरंत खा लीजिए, क्योंकि वो क्या रहेगा, उस पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं रहेगा। लेकिन जैसे उसको सोचिए कि फिर से हम थोड़ा माइल्ड हीट कर दें, तो मतलब कि आप फिर से बैक्टीरिया को प्रमोट कर रहे हैं ग्रोथ होने के लिए, और वो जो फूड रहेगा वो कंटामिनेट कर सकता है आपको बॉडी को, ठीक है। अनदर टेक्निक टू कंट्रोल द बैक्टीरिया इज वैक्सीनेशन। क्या है? वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन तो बेस्ट तरीका है, मतलब पहले ही अगर आप बेबी को या किसी को इम्यूनाइज कर देते हैं तब उससे बचा हुआ रहेगा। जैसे हम लोग देख लिए डीपीटी देख लिए, बीसीजी देख लिए, डीपीटी भी बात किए ना, डीपीटी हम लोग देख लिए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस के बारे में, तो ये सब हम लोग वैक्सीनेशन इंजेक्शन दे दिए, ठीक। इसके अलावा केमिकल्स वगैरह भी हम लोग यूज़ करते हैं स्टेरलाइज करने के लिए, तो स्टेरलाइजेशन बाई केमिकल्स कॉल्ड एंटीसेप्टिक, जैसे कि आयोडीन ले लिए, स्पिरिट ले लिए। देखे होंगे कि डॉक्टर साहब जब इंजेक्शन लगाते हैं तो एक छोटा सा कॉटन स्वैब में लेकर वो बॉडी पर रब करते हैं, उसके बाद फिर इंजेक्शन लगाते हैं। तो रब किस लिए करते हैं? रब इसलिए करते हैं कि ताकि वहाँ का जो एरिया है वो कंटामिनेट फ्री हो जाए, स्टेरलाइज हो जाए सरफेस, क्योंकि इंजेक्शन के थ्रू जैसे इंजेक्शन निडल जाएगा तो हो सकता है उस निडल के टिप के थ्रू वो जो माइक्रोब्स है वो आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो आप जिसके लिए आप दवाई ले रहे हैं हो सकता है और वो इन्फेक्ट कर दें, तो इसीलिए क्या करते हैं, कॉटन स्वैब में उस जगह पर स्पिरिट से स्टेरलाइज करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग आयोडीन वगैरह या स्पिरिट वगैरह या सैनिटाइजर जो है वो अल्कोहल रहता है, तो अल्कोहल के थ्रू भी हम लोग स्टेरलाइजेशन करते हैं, सरफेस स्टेरलाइजेशन करते हैं। अल्कोहल को भी अगर हाथों में रब कर लीजिएगा तो अल्कोहल इज़ बेस्ट फॉर स्टेरलाइजेशन, सरफेस स्टेरलाइजेशन। ठीक उसी तरीके से हम लोग हाई एनर्जी रेडिएशन जैसे कहने का मतलब यूवी रेस हो गया, गामा रेस हो गया, सनलाइट्स हो गया, ये सब जो है वो बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है। जब आप लैब में जब काम कर रहे होंगे, हायर स्टडी में जब करिएगा, खास करके रिसर्च लैब में काम करिएगा, तो आपको यूवी लाइट्स के लिए एक चैम्बर ही बना हुआ रहता है, जहाँ पर यूवी लाइट को अगर स्प्रेड कर दिए, मतलब कि ऑन कर देते हैं, तो वो जितना भी, क्योंकि लाइट है जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ सारे जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर देगा। कैसे ख़त्म करता है? तो यूवी लाइट बेसिकली क्या करता है कि वो डीएनए को क्या करता है, डीएनए में डायमर का फॉर्मेशन कर देता है, और जिसके कारण वो पूरा टूट जाता है, और वो जो सरफेस है क्या करता है, बैक्टीरिया मर जाता है, सरफेस इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। द नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या है, तो हम लोग जब दवाई खाते हैं, नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? ड्रग्स है। तो जो भी हम लोग आइडियल ड्रग वगैरह लेते हैं किसी डिजीज़ के लिए, तो वो क्या करता है, वो हमारे जो बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस रहा तो उसके अगेंस्ट में जाकर काम करता है और उसको मार देता है। तो सबसे पहला है, अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो दैट इज़ पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, और ये इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फंगस से मिला है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं या बोल सकते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू किल द बैक्टीरिया और टू कंट्रोल द बैक्टीरिया, ठीक। जैसे इसमें देख लिए हम लोग हीटिंग इफेक्ट देख लिए, वैक्सीनेशन देख लिए, स्टेरिलाइजेशन देख लिए, हाई एनर्जी देख लिए, एंटीबायोटिक्स देख लीजिए, पास्चराइजेशन देख लिए, ऑटोक्लेविंग देख लिए। तो ये सब डिफरेंट टेक्निक्स है टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। ओके, सो फॉर द टुडे दिस इज़ ऑल अबाउट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए।